स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे सीएनसी लेज़र टूल के बारे में, यानी कि लेज़र से जितने चीज़ सीएनसी के द्वारा किए जाते हैं। तो ये साहब ये समझिए कि लेज़र घुमा फिरा के बस एक बहुत फाइन ट्यून फॉर्मेट ऑफ लाइट होता है, यानी कि अगर आपका जैसे यहाँ एलईडी लाइट है या कुछ भी आप लाइट जनरली देखते हैं, उसमें लाइट का बहुत सारा स्पेक्ट्रम निकलता है। मतलब जनरली वाइट अगर आप देख रहे हो तो उसमें सारे हैं, आरजीबी सब है। लेकिन लेज़र में सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि एक ही वेवलेंथ रहता है, और ये बहुत ज़्यादा पावर बहुत छोटे स्पॉट पे दे सकता है। क्योंकि अगर आप लेज़र का पावर रेटिंग देखते होंगे बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, और खासतौर पे छोटा हॉबी लेवल का देखेंगे 20 वाट 30 वाट ऐसा नहीं है, लेकिन 5000 वाट ऐसा सब नहीं आता है। और बहुत ज़्यादा अगर आप जाने लगते हो कि जहाँ मेटल पे काम कर रहे हैं वहाँ पे भी ऐसा नहीं कि 10-20 किलोवाट पे जाएगा। 10-20 किलोवाट पे तो आप इतना ही मोटा स्टील काटने लग जाइएगा। जनरली ये सब भी 6 किलोवाट के अंदर ही रहता है। तो ये बहुत ज़्यादा पावर नहीं रखता है, ये बहुत ज़्यादा पावर को बहुत छोटे स्पॉट पे ले आता है। यानी कि 60 वाट का लाइट एक कमरे में भर दिया जाए, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसको 1 मिलीमीटर में फ़ोकस कर दिया जाए, बैंड बज जाएगी, और ख़ास तौर पे वो सारा एक ही स्पेक्ट्रम पे अगर हो, यानी कि एक ही फ्रीक्वेंसी हो, तो वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है। तो साहब ये समझिए कि इसका बहुत इस्तेमाल है। लेज़र के बारे में आम लोग सोचते हैं कि इससे सिर्फ मेटल काटा जाता है या मटेरियल का कुछ किया जाता है। नहीं, बहुत चीज़ होता है। जैसे कि आप पेंट को स्ट्रिप कर सकते हैं। जैसे कई बार इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट को, क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट बहुत लंबा चलता है, तो उसको कई बार रीपेंटिंग किया जाता है। तो पेंट उखाड़ने के लिए कई बार केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं आजकल सीधे शांति से लेज़र लगा हुर करके साफ कर देते हैं। क्लीनिंग में भी इस्तेमाल होता है, यानी कि इस तरह का अगर आपका कोई मेटल बॉक्स या कुछ भी मेटल इक्विपमेंट है जिसमें रस्टिंग वस्टिंग होने लगी है, लेज़र लगाए साफ कर देगा। लेज़र से साफ कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ सिर्फ सफाई हो रही है। लग रहा है कि पेंट हटा रहा है, पेंट नहीं रहा, रस्ट हटा रहा है। ये भी किया जा सकता है। वेल्डिंग भी किया जा सकता है, और इसकी वेल्डिंग मतलब टिग और मिग दोनों से ज़्यादा फास्ट होता है और ज़्यादा क्लीन देता है, और देखेंगे स्मोक और फ्यूम बहुत कम आता है। ये तो अब इंडिया में भी लोग इस्तेमाल करने लग गए हैं। और फिर कटिंग तो सबको पता ही है, और इनग्रेविंग भी करता है। तो समझिए बहुत चीज़ किया जा सकता है लेज़र से, अगर आपको उस पे अच्छा कंट्रोल है तो। और सीएनसी बस ये किया जाता है कि आप उसे ये कर सको, ऑटोमेट कर सको। क्योंकि ये जैसे आप देख रहे हो, ये एक बंदा ऐसे लेके कर रहा है। आप चाहोगे कि ऑटोमेट कर दिया जाए, करने का तो आप मैनुअली कर सकते हो, लेकिन आप ऑटोमेट करना चाहोगे। तो यही हो गया लेज़र। अब बात करते हैं लेज़र के सोर्सेस कहाँ से आते हैं। तो सोर्सेस आने का समझिए बहुत सारा पॉसिबल सोर्सेस है, लेकिन ये समझता है कि आपको लेज़र का जो इनहेरेंट एनर्जी सिस्टम है, यानी कि जैसे अगर आपको कोई बोलता है देखिए सर हम आपको 1 किलोवाट का लेज़र देख रहे हैं, तो इसका ये मत समझ के खरीदिएगा कि वो 1 किलोवाट का प्लग से खाएगा। वो प्लग से आराम से 6 से 7 खाएगा या 10 तक खा सकता है। और इसीलिए आप देखिए जितने भी इंडस्ट्रियल लेज़र रहते हैं, बहुत बड़ा कूलर उनको लगता है ठंडा रखने के लिए। ठंडा लगने में क्यों लग रहा है? क्योंकि मेन एनर्जी जा रही है मेटल में, मेटल पिघल के निकल जा रहा है। तो भैया एनर्जी जा कहाँ रही है? एनर्जी जा रही है वेस्टेड में। तो ये समझिए कि फिजिक्स के कारण लेज़र बहुत हाई एफिशिएंसी नहीं हो सकता। जितना एफिशिएंट एलईडी होता है उतना उसके आसपास भी नहीं आता। तो प्लग टू वर्कपीस एफिशिएंसी देखेंगे तो बहुत खराब होता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरी बात, वर्कपीस है, यानी जिस भी मटेरियल पे आप काम करेंगे वो डिफाइन करता है कि कौन सा वेवलेंथ इस्तेमाल करेंगे। अगर आप गलत वेवलेंथ से गलत चीज़ पे काम करने की कोशिश की, वो सिर्फ रिफ्लेक्ट कर जाएगा। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे CO2 लेज़र कटर्स काफ़ी मिलते हैं, अगर उसके सामने आप गोल्ड रख दिए वो नहीं काम करेगा। ऐसा क्यों? आप सोचिए CO2 लेज़र ट्यूब जनरली एक वहाँ पे रखा रहता है, मतलब जो भी आपका बॉक्स रहता है, इंक्लोजर रहता है, उसके एंड में रहता है। वो मिरर से बाउंस करता है। तो मिरर कैसे बाउंस करता है? मिरर में छेद क्यों नहीं हो रहा है? आप ये समझिए मटेरियल स्पेसिफिक चूज़ किया जाता है, यानी कि जो इस आउटपुट निकला जो माइक्रोन वेवलेंथ पे इस्तेमाल हो रहा है, जैसे 9.6 से 10.6 माइक्रोन पे गोल्ड इसको बहुत बढ़िया से रिफ्लेक्ट करता है। और पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट हैं हर का एक स्पेक्ट्रम है कि उसको वो प्योरली रिजेक्ट कर देगा। मतलब आप उस पर 1 किलोवाट डालिए या 100 किलोवाट डालिए, वो सीधे रिजेक्ट कर देगा, उसको कोई लेना देना नहीं है। लाइक भाई हमें कोई लोड नहीं लेना। हर एलिमेंट का होता है। जैसे सिल्वर का अलग होता है, एल्यूमिनियम का अलग होता है। इसीलिए आपको वेवलेंथ जो है क्या कर रहे हैं उसके हिसाब से कर रहे हैं। तो CO2 लेज़र बहुत सक्सेसफुल है, बहुत पॉपुलर है, लेकिन ये जनरली ऑर्गेनिक पे ही अच्छा से काम करता है। जैसे ये मेटल उटल पे जाएंगे ये उतना सक्सेसफुल नहीं है। बहुत पासेस लगा के बहुत मेहनत करके आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो जितने भी नॉन मेटालिक चीज़ हो गया, जैसे लकड़ी कटिंग हो गया, ये सब हो गया, वो सब में आपको कोशिश किया जाता है CO2 का ही इस्तेमाल करने का। लेकिन जहाँ आप बात कर रहे हैं बम बम मात्रा में मटेरियल को काटने का, यानी कि स्टील को आप स्वाहा कर दें, वहाँ पे आपको फाइबर लेज़र में आना पड़ता है। और फाइबर लेज़र का आउटपुट फ्रीक्वेंसी, अब ये बात समझना ज़रूरी है, मैं जो बता रहा हूँ वो एक दो मशीन का मैंने पढ़ के बता रहा हूँ। कई सारे और भी स्पेक्ट्रम हो सकते हैं। बोला जैसे वर्क पीस है, डायमंड को काटने के लिए अलग फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल किया जाएगा। आपका सिरेमिक्स पे काम करने के लिए अलग इस्तेमाल किया जाएगा, मेटल पे काम करने के लिए अलग इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये नियर इंफ्रारेड पे आ जाता है। थर्मल इंफ्रारेड पे आपका CO2 वाला चलता है, नियर इंफ्रारेड पे यानी 1 to 3 माइक्रोन के रेंज में आपका फाइबर लेज़र चलता है, जिससे आप हेवी मेटल को काट सकते हैं आराम से। आप स्टील, एल्युमिनियम ये सबको स्वाहा कर सकते हैं। और कितना मोटा तक कर सकते हैं? जब तक आप उसको उतना गैस दे सको कि उसको ये मतलब उसमें ऑक्सीडेशन का दिक्कत ना हो। जैसे जनरली ऑक्सीजन इस्तेमाल किया जाता है या नाइट्रोजन इस्तेमाल किया जाता है फ्लशिंग गैस के तौर पे।
और डिपेंड करता है। और फाइबर लेज़र बहुत हाई पावर हो सकता है। आपका जनरली 2 से 3 गुना ज़्यादा एफिशिएंट होता है ये आपका फाइबर लेज़र सिस्टम। तो फाइबर लेज़र आपको कहा जाता है ग्रैंड टोटल अगर आप देखें तो 20% तक एफिशिएंट जा सकता है। तो आप ये समझिए CO2 लेज़र बहुत बिजली खाता है। तो इसीलिए आप लोग देखते हो ना कि बड़का प्लग है, बड़का बिजली खा, लेकिन पावर आउटपुट होगा सर 100 वाट। तो ये समझना ज़रूरी है। फिज़िक्स मना करता है कि आप ज़्यादा एफिशिएंट नहीं बना सकते। कुछ-कुछ केसेस में कोशिश की जा रही है कि लगभग 40 छू सकें, लेकिन वो भी बहुत रेयर ही है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि आप क्या चीज़ पे काम कर रहे हो, उसके हिसाब से आपको लेज़र सेलेक्ट करना होता है, लेज़र सोर्स। क्या वो स्पेक्ट्रम पे दे रहा है जो स्पेक्ट्रम काम करेगा? बल्ले-बल्ले, नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, आप सिर्फ एनर्जी वेस्ट करोगे। तो यही 2 सोर्सेज़ जनरली मिलते हैं और जनरली आपका सीधा हिसाब है। नॉन मेटालिक के लिए आपको CO2 लेज़र मिलेगा, मेटालिक के लिए फाइबर लेज़र मिलेंगे हाई पावर के। तो ये हो गया सोर्सेज़। तो अब बात करते हैं कि कैसे इसे पहुँचाया जाए। आपने लेज़र बना लिया, लेकिन अब आपको लेज़र की डिलीवरी भी तो करनी है, बना के एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी है। तो इसका सबसे फ़ास्टेस्ट तरीका होता है गैल्वो लेज़र्स। तो गैल्वो लेज़र समझिए इसका साइड इफ़ेक्ट एक छोटा एरिया में काम करने को देता है। यानी कि अगर आप CO2 लेज़र देखें, इतना फुट में आपको मिलेगा कि वो 1 फुट बाय 4 फुट पे काम कर सकता है, या मतलब पूरा का पूरा प्लाईवुड शीट पे काम कर सके, बड़े-बड़े मिलते हैं। लेकिन यहाँ गैल्वो लेज़र्स के बारे में अगर आप बात करेंगे, बहुत छोटा एरिया मिलता है, यानी कि जो वर्क एरिया है काफ़ी छोटा होता है। लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि ये बहुत तेज़ होता है, यानी बहुत 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 ज़्यादा तेज़ होता है ये, मतलब पागल जैसा तेज़ है। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये रियल टाइम है, स्पीड अप नहीं है, बहुत तेज़ होता है ये। और इसमें फ़ोकसिंग सिस्टम डाल के आप ऑलमोस्ट मतलब XYZ तीनों कर लेते हैं। समझिए एक एक्सिस तो आपका यहाँ जैसे देख रहे हैं, एक एक्सिस को एक मिरर कर रहा है, दूसरे एक्सिस को दूसरा मिरर कर रहा है, बल्ले-बल्ले 2 एक्सिस हो गया। तीसरा एक्सिस कहाँ से आ रहा है? तीसरा एक्सिस आ रहा है आपका फोकल लेंस से। ये लेंस है, क्योंकि अगर आप लेज़र को बिना फ़ोकस के डालेंगे तो सेंटर में बल्ले-बल्ले काम होगा, साइड में काम ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो ये हो जाएगा, मतलब कॉनिकल ये हो जाएगा, डिफ्यूज़ हो जाएगा। तो इसके लिए काफ़ी मेहनत किया जाता है लेंस पे। और यही यहाँ पे भी समझिए कि लेंस में क्यों नहीं छेद हो रहा, लेंस खास तौर का एलिमेंट से चूज़ करके बनाया जाएगा जिससे वो आर पार जा सके। अगर आप ऐसा एलिमेंट ले लिए ग्लास का कंपोजिशन में कि जो उसको नहीं ठीक से, या तो आपको बहुत डिफ्यूज बनाना पड़ेगा, मतलब आपका लेजर बीम इतना मोटा है, उसको आप छोटा सा कर रहे हैं तो भले उसको आप लेजर से निकाल सकते हैं, लेजर नहीं हीट होगा, मतलब ग्लास नहीं मेल्ट करेगा, लेकिन जनरली सोचना पड़ता है, सेलेक्ट करना, इसीलिए सबका दाम पागल जैसे भागता है। मिरर सस्ता है, लेंसेस बहुत महंगे पड़ते हैं। तो ये आपको गैल्वो लेजर्स में मिलेगा। और जितने भी आप 3D प्रिंटर देखते हैं वो सब उसी पे चलता है। मेटल 3D प्रिंटर जो आप देखते हो ना कि मेल्ट कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, वही कर रहा है जनरली। और ये 3D इंग्रेविंग भी कर सकता है, यानी कि किसी भी ऊट-पटांग सरफेस पे आप काम करना है वो किया जा सकता है। बोलेंगे ऊट-पटांग सरफेस पे कोई क्यों करेगा? जनरली आपको लेजर बोलता है तो आप सोचते हैं ना फ्लैट शीट पे काम कर रहे हैं। आप बहुत सारे इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट में जाएँगे तो वहाँ पे टूल्स होते हैं। वो सारे टूल्स पे मार्किंग, इंग्रेविंग सीरियसली करनी पड़ती है। अब वो सब पे ऊट-पटांग है। पहली बात हार्ड मटेरियल है, कोई ठप्पा मारना, स्टैम्प मारना और आप चाहोगे भी नहीं। जैसे कि कोई भी स्पिंडल है जो आपका जाएगा करोड़ों के CNC मशीन में, उस पे आप ठंग ठिंग ठांग ठुंग नहीं करेंगे। बैंक वाला बोलेगा सर निकल जाओ आप यहाँ से। तो हिसाब वही रहता है, उस पे लेजर से इंग्रेविंग करना है। और चूंकि सरफेस कर्व्ड है तो आपको कुछ चाहिए जो उसके लिए फोकस एडजस्ट कर सके, तो यही गैल्वो वाला इस्तेमाल किया जाता है। और चूंकि ये इतना फास्ट होता है कि सीरियल नंबर, QR कोड, ये सब फटाक से एच करता है, आगे बढ़िए, फटाक से एच किए आगे बढ़िए। पूरा कन्वेयर बेल्ट का सिस्टम लगा हुआ है नीचे, ऊपर से ये गैल्वो लेजर सब पे एच करते जा रहा है। तो ये गैल्वो लेजर्स आपको जनरली मिलेगा। मिरर का इस्तेमाल करो, मिरर सिर्फ थोड़ा सा टिल्ट हो रहा है, बहुत तेज काम करता है ये, लेकिन ये हाई पावर एप्लीकेशन में नहीं इस्तेमाल होता है। यानी कि इससे आप कोई कोई बोल दे कि 100 मिलीमीटर का थिक स्टील काट दो, नहीं होगा। आप भले उतना पार्ट्स बना सकते हो, उतना बड़ा पार्ट बना, उससे बड़ा पार्ट बना सकते हैं, लेकिन ये समझ रहा हो ये काम कर रहा है सिर्फ माइक्रोन लेयर पे। वहाँ पे अगर आप पूरा स्टील दे देंगे नहीं कुछ कर पाएगा। जितने भी लेजर आपको खुले मार्केट में मिलेंगे सिर्फ इंग्रेविंग करेंगे, तो लोग क्यों खरीदते हैं? बात जैसे मान लीजिए आपकी इंग्रेविंग का बिजनेस है तो ये बहुत तेज होता है और टाइम मायने रखता है। आप एक मतलब एक दिन में कितने कस्टमर को पचा पाते हैं ये भी तो मायने रखता है ना। मान लीजिए आपको सस्ता लेजर आपने ले लिया जो गैल्वेनिक पे नहीं चल रहा है, हाँ भैया आपको बहुत सारा जमा करो, फिर सबको एक जगह स्लॉट में एडजस्ट करो, फिर एक बार मशीन चलाओ, फिर मशीन को 1-2 घंटा लगेगा। वो या तो कस्टमर आया, हाँ सर आपका ये डिज़ाइन है, पक्का देख लीजिए, चेक कर लीजिए, हाँ ये हमने फाइल में डाला, टक सुर्र, चलिए चलिए हटिए सर हटिए, हमको दूसरा कस्टमर चाहिए। तो वहीं पे जहाँ पे भी स्पीड की ज़रूरत होती है वहाँ पे करते हैं। फैक्ट्री सब में इंग्रेविंग करने के लिए टाइम नहीं दिया जाएगा, मशीन रुकी, फट से इंग्रेव कीजिए, चलिए। तो उन सारे मार्केट्स में गैल्वो लेयर्स काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। और वही सोच लिए कि अगर ये जो 3D प्रिंटर में इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे एक एक परत में जाके अगर ऐसे ऐसे करेगा बहुत टाइम लगेगा, तो इसीलिए गैल्वो लेजर्स इस्तेमाल किया जाता है। अब आते हैं CNC गैंट्री का, जो आप नॉर्मली कॉमन सोचते हो, जो इस तरह का मार्केट में मिलता है। और यही बोल रहे हैं ना कि जैसे आप ये देखेंगे कि ये सब आपको मार्केट में मिल जाएगा 20 वाट का, 60 वाट तक का मिलेगा, तो बोलेंगे भाई ये 20-30 वाट है, लेकिन आप जब बिजली से नापेंगे तो बोले भाई ये तो बहुत ज़्यादा खा रहा है, 200-300 खा रहा है। बात वही समझिए, इफिशिएंट बहुत खा, इसीलिए कूलिंग फैन चाहिए होती है। तो ये समझिए ये सबसे कॉमन टाइप ऑफ टूल आता है और ये बहुत बड़ा वर्क एरिया अलाउ करता है। और लेज़र जो है कहाँ पे रखते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर छोटा पावर है तो फालतू का कोई फ़ायदा नहीं होगा कि लेज़र को यहाँ रखो, उससे मिरर लगा के बाउंस करो, कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन
अगर आप बड़ा लेज़र जो इतना भरपूर स्टील का प्यार से हवा कर दे, तो वहाँ पे आपको रिमोट लेज़र चाहिए होगा। तो स्पॉट या रिमोट वो जनरली आपको ये समझिए रिमोट ही मिलेगा जैसे ही आप बड़ा पावर में बात करेंगे। 20-30 वाट तक में ही आपको जनरली स्पॉट मिलने वाला है। और कैसे लेज़र को वहाँ ले जाते हैं वो डिपेंड करता है मिरर या फाइबर से। जनरली लो पावर में आप जो मेकर बॉट ये सब देखते होंगे वो सब में जनरली मिरर इस्तेमाल किया जाता है, जो कि खास तौर का गोल्ड कोटेड रहता है। वो करके आप कर सकते हैं। और फाइबर से जहाँ आप ज़्यादा पावर का बात कर रहे हैं, लेकिन हाँ, फाइबर से साइड इफेक्ट आ जाता है कि लिमिट बन जाता है ये सब पे, क्योंकि फाइबर जो है कि स्पीड से आप बेंड कर रहे हो उसका लिमिट है। बहुत ज़्यादा स्पीड से बेंड करेंगे फाइबर टूट जाएगा। या तो उस तरह का खास तौर का फाइबर लीजिए जिसका बेंड रेडियस उसको संभाल सके, उतना रेपिटेशन में कर सके, या मिरर ही कर लीजिए जिसको आप पूरी तरह से वैक्यूम सील कर सके, क्योंकि ये लेज़र सब में दूसरा एक प्रॉब्लम होता है, कांच गंदा हो जाता है। और कांच गंदा हो गया तो आपको ऑलमोस्ट बदलना ही पड़ता है, क्योंकि वो फर्स्ट सरफेस मिरर होते हैं। तो यानी कि ग्लास है, ग्लास पे आपने ये कर दिया, अपना शेप निकाल दिया, उसके ऊपर गोल्ड कोटिंग कर दी। साइड इफेक्ट उस पर धूल चुका, आप ऐसे करने जाएंगे सीधे गोल्ड ही निकल आएगा। तो इसीलिए उसको साफ करना बहुत मुश्किल होता है। तो वही समझिए, इसीलिए हाई एंड में या तो उसको अगर ग्लास ट्यूब का इस्तेमाल, मतलब ये मिरर रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल करें, पूरा एक ट्यूब बनाया जाएगा जिसमें वो गैस ना चले, क्योंकि ये सब जब भी काटता है बहुत गैसेस निकलते हैं। और इनऑर्गेनिक चीज़ काट रहे हो आप, ऑर्गेनिक चीज़ काट रहे हो तो बहुत ज़्यादा धुआं निकलेगा। लेज़र सब में आप जब भी देखेंगे ढंग के ब्रांड में हमेशा बोलेगा भैया एयर फिल्टर आप लगाइए, जो एक्सट्रैक्ट करके सीधे बाहर चिमनी में निकालते हैं, क्योंकि बहुत गंदा पोल्यूशन निकलता है। खासतौर पर जो लोग एक्रिलिक, प्लास्टिक ये सब पे काम करते हैं, और लकड़ी पे भी बहुत बहुत बास मारता है। तो ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हवा भी आप कैसे मैनेज कर रहे हो। तो जनरली फाइबर ही इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पे भी आप 4-5 किलोवाट बोलने लगोगे शांति से लोग फाइबर दे देंगे। एंड में एक ये जो आप देखते हैं ये लेज़र नहीं है, ये फोकसिंग सिस्टम है, क्योंकि मटेरियल थिकनेस के हिसाब से उसको एडजस्ट करना होता है, वो फोकसिंग रहेगा। और ये आपको सब स्केल में मिलेगा, हॉबी स्केल पे मिल जाएगा, मतलब कुछ हज़ार में आपको अभी अमेज़न में मिल जाएगा, या कुछ लाख में आपको थोड़ा सा बड़ा मिल जाएगा, या कुछ करोड़ में आपको एकदम स्टील को स्वाहा कर देने वाला मिल जाएगा। इस पर सबसे पागल वाला मैंने देखा चाइना में है एक ठो जो 40 किलोवाट का है। 40 किलोवाट इतना ज़्यादा पावर होता है कि जो आप जेसीबी देखते हैं, जेसीबी का आर्म में देखते हैं, जो स्टील्स होता है, वो लिटरली एक बड़ा प्लेट निकल रहा है, उस प्लेट को चलिए सर खत्म खत्म सर। तो वो सबसे पागल वाला मैंने देखा है। और अहमदाबाद में भी मैंने सुना है कि आजकल 10-20 किलोवाट तक का लोग इस्तेमाल करने लगे हैं। अब बात करते हैं रोबोटिक आर्म में, ये सबसे आपको कम सुनने को मिलेगा। मैंने जो आपको बताया गैल्वो वाला, वो बहुत जगह मिल जाएगा आपको। आपका ये सिंपल तौर पे अगर इसका बात करें, सीएनसी कटर ये सबसे कॉमन होता है। रोबोटिक आर्म वाला उससे भी रेयर होता है। रेयर होने का इसका सबसे बड़ा कारण है ये सिर्फ प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में सूट करता है, बहुत महंगे एनवायरनमेंट पे, यानी कि जहाँ पे करोड़ों में बात की जा रही है वहाँ पे आपको मुंह खोलना है। ये मतलब लाखों की बात नहीं है, ये कई 100 करोड़ की बात है। और ये नॉन फ्लैट वर्क पीस अलाउ करता है। नॉन फ्लैट का मतलब हो गया कि जैसे आप गाड़ी का चैसी बना रहे हैं, वहाँ पे आपको एजेस में वेल्ड करने हैं, या गाड़ी का चैसी है उसमें आप इंग्रेविंग करना चाहते हैं जो उसका चैसी नंबर है, वो सब करने के लिए जो अनयूनिफॉर्म सरफेस पे हो, तो आप किसी मशीन के अंदर नहीं ले जाना चाहोगे, आप मशीन को गाड़ी का चैसी के पास ले जाना चाहोगे। तो वहीं सब केसेस में इस तरह का सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। इसको लोग आजकल बच्चे में बनाने लगे हैं, क्योंकि सीएनसी मशीन सस्ता हो गया, तो जैसे आप ये सब बना सकते हैं। बट रियल लाइफ में आपको ऐसा कोई प्रोफेशनल टूल नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका दाम सीधे समझ रहे एबीबी बनाता है, इस सबका दाम मतलब अपना समझ के आइए। और वेल्डिंग में काफ़ी इसका प्रचलन बढ़ रहा है। थोड़ा सा ट्रिकी है इसका वेल्डिंग, क्योंकि टिग और मिग को मतलब समझिए हम लोग लगभग 50-100 साल से कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट आइडिया हो गया कैसे करना है। लेज़र एकदम ताज़ा है, क्योंकि अब जाके फाइबर लेज़र इतना हाई एफिशिएंट हो गया है, इतना प्रैक्टिकल हो गया कि लोग करने लगे हैं। लेकिन फिर उसमें आपको दूसरा चीज़ देखना, कहाँ से आप गैस लाएंगे, फ्लक्स का क्या व्यवस्था है, पेनिट्रेशन कैसा है, सब हो जाता है, बस आप समझिए आपको कॉस्ट देखना पड़ता है। तो कुछ किस इसमें सूट करता है। तो वही समझिए कि आप इससे कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि एंड में आप टूल इफेक्टर है ना, ये टूल से आप कुछ भी कर सकते हैं। मान लीजिए कुछ ऐसा है कि जिसको आप स्टैंप में नहीं कर सकते, या कुछ ऐसा कारण है कि भैया इसको फाइनल जब बन जाए तभी मुझे काटना है, तो भैया आराम से उसको आप कर दिए। लेज़र वेल्डिंग का है, उसका टूल चेंज कर दिए, या अगर लेज़र में अगर फोकसिंग एडजस्टमेंट है तो वेल्ड फ्रीक्वेंसी को बढ़ा के आप ये उसको पंचिंग फ्रीक्वेंसी बना सकते हैं, यानी कि वो काटने लग जाएगा, वेल्डिंग करने की जगह वो काटने लग जाएगा। तो ये सब समझिए, लेकिन ये लार्ज स्केल पे ही इस्तेमाल होता है, छोटे स्केल में नहीं हुआ, इसीलिए आपको कभी कभार ही देखने को मिलेगा। आम लोगों को कभी नहीं देखते कि इस तरह का लेज़र सिस्टम को, आम लोगों से बहुत दूर रहता है। ये सीएनसी गैंट्री वाला तो आपको नॉर्मली मार्केट में मिल जाएगा, गैल्वो वाला थोड़ा रेयर होता है। ये तो इतना रेयर है कि बारे में बात ही नहीं करना है, बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन हाँ, जितना भी चीज़ मास प्रोडक्शन होता है उसमें अगर आपको दिख रहा है यार इसमें लेज़र वेल्डिंग इस्तेमाल हो, चांसेस है कि इस तरह के मशीन काम किए होंगे। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन लेज़र सीएनसी सिस्टम्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आओ। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।